गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज आप सभी के सामने मैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसकी उपयोगिता सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा है। जो छात्र मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा अर्थात MPPSC की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक वर्तमान में इसकी उपयोगिता बहुत ही बढ़ चुकी है। इसके अलावा SI, जेल पुलिस, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, यहाँ तक कि अन्य ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए मैं अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मन लगाकर मेरे साथ अंत तक इस वीडियो का आनंद लें। जितनी भी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा, वो पिछले भिन्न भिन्न एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न होते हैं। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को तथ्यों के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप सभी को उस विषय से संबंधित गहराई और उस विषय से संबंधित विशेष तथ्यों की बारीक जानकारियां हों। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश टॉपिक को अगर आपको ढंग से और विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना है, तो मेरे साथ प्रारंभिक रूप से और गहराई की बातों को जानते हुए आप अंत तक बने रहें। आइए मेरे साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश का प्रारंभिक परिचय करते हुए बेसिक तथ्यों की जानकारी एकत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित लैंडलॉक स्टेट है। भू का अर्थ हुआ पृथ्वी और आविष्ठित माने होता है ढका हुआ। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर पूर्व में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो गुजरात की सीमा से लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना? पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, जिसमें सबसे अधिक सीमा यूपी से लगती है और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है। सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा लगती है। 14 उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा लगती है। वहीं गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के केवल 2 जिलों की सीमा लगती है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है, अर्थात मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर की ओर अधिक है अपेक्षाकृत दक्षिण की अपेक्षा। मध्य प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर अधिक है दक्षिण की अपेक्षा। मध्य प्रदेश की चौड़ाई 870 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण में इसकी कुल लंबाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम में कुल चौड़ाई 870 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश की उस उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई 605 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,26,809 है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की वर्तमान में जनसंख्या 7,26,26,809 है। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश वर्तमान में भारत का 5वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के बनने के बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश भारत का 5वां राज्य माना जाता है।
वहीं अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% जो टोटल एरिया आता है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है क्षेत्रफल के मामले में। पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। चलिए अगला पॉइंट। सबसे पहले मैं जो आप सभी के सामने चर्चा यहां करने वाला हूं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की। अभी अभी मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश के जो 5 राज्य हैं जो चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं, उन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगे हुए हैं। एमपीपीएससी में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप लोग विशेष रूप से याद रखें कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्यों से कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, ये आपको बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में लगा हुआ उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से लगा हुआ है। कितने जिले? 14 जिले। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती है, जहां मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं। आप लोग आराम से समझें और अगर कॉपी पेंसिल लेकर आप लोग बैठ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान से समझें। पहली बात, मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। सतना, सागर, सिंगरौली, सीधी, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, निवाड़ी। दोबारा फिर से समझें जरा। उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 14 जिले। वो जिले कौन से हैं? सा से सी, सतना, सागर, सिंगरौली, सीधी, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा और हाल ही में जो नया जिला बना हुआ है टीकमगढ़ जिले से अलग होके निवाड़ी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद रखें, वर्तमान में यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो वर्तमान में आप सभी को अभी याद रखना है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल 52 जिले हैं। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ ने गुना से अलग करके चाचौड़ा को, उज्जैन से अलग करके नागदा को और सतना से अलग करके मैहर को, क्या बोला मैंने? गुना से अलग करके चाचौड़ा को, उज्जैन से अलग करके नागदा को और सतना से अलग करके मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन सरकार के जाने के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट फिर से पुनः सत्ता में आई, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस निर्देश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए आप लोग अभी याद रखें, अभी आपको 55 जिले नहीं बोलना है, अभी वर्तमान में आप सभी को केवल 52 जिले याद रखने हैं। और जो 52वां जिला बना हुआ था टीकमगढ़ जिले से अलग होकर, उसे हम लोग कहते हैं निवाड़ी। निवाड़ी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव थे मनीष रस्तोगी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव थे मनीष रस्तोगी। उनके हस्ताक्षर के द्वारा 29 सितंबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाने की घोषणा की गई। बनाने का रास्ता साफ हुआ और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ गया, जिसके अंतर्गत पृथ्वीपुर,
ओरछा और निवाड़ी 3 तहसीलें आती हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी 3 तहसीलें आती हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं। वो 10 जिले कौन से हैं देखते हैं जरा। आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और बाकायदा नोट करते रहें। मुरैना, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, श्योपुर, झाबुआ, गुना, रतलाम, शिवपुरी और राजगढ़। राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं। मुरैना, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, श्योपुर, झाबुआ, गुना, रतलाम, शिवपुरी और राजगढ़। ये मैंने लाल लाल निशान क्यों लगा के रखे हुए हैं? देखिए, टीकमगढ़ के नीचे जो मैंने रेड पेंसिल से निशान लगाया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि इन सभी 14 जिलों में टीकमगढ़ की जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई सबसे बड़ी सीमा है। उसी प्रकार राजस्थान के सभी जिलों में नीमच की जो सीमा है अन्य सभी जिलों की अपेक्षा अधिक है। चलिए, महाराष्ट्र से एमपी के 9 जिले लगते हैं। महाराष्ट्र से एमपी के 9 जिले लगते हैं। अलीराजपुर, निमाड़, मैंने यहाँ निमाड़ लिख के छोड़ दिया है। निमाड़ के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर 3 जिले आते हैं। तो जिलों की संख्या भी 4 हो गई। कैसे? अलीराजपुर और निमाड़ के अंदर कितने? 3, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी। बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 9 जिले लगते हैं। बैतूल के नीचे मैंने लाल पेंसिल से निशान लगाया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बैतूल जिले की सीमा अन्य सभी जिलों की अपेक्षा अधिक लगती है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के केवल 6 जिलों की सीमा लगती है। छोटा सा प्रश्न है, याद रख सकते हैं आप लोग। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट। और यदि मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के केवल 2 जिलों की सीमा लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर। गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के केवल 2 जिलों की सीमा लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर। उसमें भी मैंने अलीराजपुर के नीचे रेड पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि झाबुआ से भी ज़्यादा सीमा अलीराजपुर की लगती है। समझ में आई सारी बातें? तो 2 प्रश्न फिर से आप लोग याद रखें। अगर कभी ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है तो उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है तो गुजरात। देखिए, इसी के नीचे मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले और कौन कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं। अंतर्वर्ती का मतलब क्या हुआ? अंतर्वर्ती का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती, वो मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले और कौन से जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती, ये मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं। जैसे ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 18। आप सभी को याद रखना, 18 ऐसे जिले अभी वर्तमान में कितने हैं? 18 जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, सीहोर। देखिए, शाजापुर की पहले सीमा लगती थी, लेकिन आगरमालवा जब से बन गया है तब तक शाजापुर की सीमा अब नहीं लगती। शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला और उमरिया, ये टोटल 18 जिले हो गए। इन 18 जिलों को हम लोग अंतर्वर्ती जिलों के नाम से जानते हैं। आया समझ में? तो ये बेसिक जानकारी मैंने आप सभी को दी है। इसी के साथ अब कुछ अन्य जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। अब मैं आप सभी को प्रमुख रूप से जानकारी देने वाला हूं मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की।
देखिए, भारतीय भूगोल का जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो भारतीय भूगोल के पहले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया था कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते थे, वो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती थी। तो आप सभी को उस समय मैंने बताया था कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप सभी लोग ये याद करने का प्रयास करिए, क्या उसमें मैंने मध्य प्रदेश भी बताया था या नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि मध्य प्रदेश भी कर्क रेखा के अंतर्गत आता है। और आपको जानकारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश के 14 जिले कर्क रेखा की जद में आते हैं। अर्थात अगर ये प्रश्न बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन कौन सा? रतलाम, उज्जैन, सीहोर, भोपाल। रतलाम, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, शाजापुर। अब शाजापुर से अलग कौन होके कौन बना? आगर मालवा। तो अब आपको शाजापुर न बोलते हुए आगर मालवा बोलना है। रतलाम, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, आगर मालवा, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, शहडोल, राजगढ़, उमरिया। ये 14 जिले आप सभी को याद रखने हैं जो या जिनसे होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है। ये आप सभी को याद रखना है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट तक पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय भूगोल पढ़ते समय आप लोगों ने ये बात विशेष रूप से याद रखी थी कि बार बार हम लोगों ने एक ही शब्द का उपयोग किया था, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, इसका मतलब क्या हुआ था? क्योंकि भारत की अवस्थिति जो थी वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में थी, इसलिए भारत के सभी राज्यों की स्थिति भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत ही आएगी। क्षेत्रफल की चर्चा मैं भी आपके सामने कर चुका हूं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं वो है मध्य प्रदेश के संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिले। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। क्या क्या नाम है उनके? नर्मदापुरम, शहडोल, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, सागर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, रीवा। इन सब की ट्रिक्स भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये विचार था कि मैं ट्रिक्स का एक वीडियो अलग से आप सभी के सामने लेके आऊंगा। इसलिए पहले आप विस्तार से इनको समझ लें, फिर मैं संपूर्ण एमपीजी के, संपूर्ण जियोग्राफी, संपूर्ण हिस्ट्री आपको ट्रिक्स के माध्यम से अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और मेरा ये विचार बन रहा है कि मैं पूरा एक ट्रिक्स का वीडियो अलग से बनाऊं, इसलिए मैं अभी यहां पर आपको ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं। अभी तो आप विस्तार से पहले उनको दिमाग में बिठा लें। मध्य प्रदेश के संभाग और जिले कौन कौन से? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नर्मदा नदी के प्रवाहित होने के नाम पर इसका नाम नर्मदापुरम रखा गया है। नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 जिले आते हैं,
होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है HHB। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। शहडोल जिले के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की एक छोटी सी ट्रिक्स बना दी है, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ USA लिख दिया है, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। चंबल संभाग के अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर ये 3 जिले आते हैं। तो 3 संभाग 3-3 जिलों वाले, 3 संभाग 3-3 जिलों वाले। अब मैं चौथे संभाग की ओर चलता हूं, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। भोपाल जिले में भी 5 जिले आते हैं, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर। भोपाल संभाग में भी 5 जिले आते हैं, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, छतरपुर, पटना, टीकमगढ़, दमोह, सागर और निवाड़ी। सागर संभाग में भी 6 जिले आते हैं, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर, निवाड़ी। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा और रतलाम। जबलपुर जिले में भी प्रमुख जिले कौन से हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, डिंडोरी। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला शायद मैंने अभी नहीं बोला, हाँ, तो सिवनी, बालाघाट और यहाँ पर छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, ये सारे जिले आते हैं। अगला प्रमुख पॉइंट है, इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? इंदौर, धार, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ। रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ये सारा आप कॉपी पेंसिल में अच्छे से नोट कर लें। समझ में आया सभी लोगों को? एक बार फिर से देख लो आप लोग, क्या बताया मैंने? 3 संभाग 3-3 जिलों वाले, नर्मदापुरम में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। शहडोल संभाग में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। भोपाल संभाग में रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर। सागर संभाग में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर, निवाड़ी। उज्जैन संभाग में उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा और रतलाम। जबलपुर संभाग में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ। और रीवा संभाग में प्रमुख रूप से 4 जिले हैं, कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इस प्रकार से आप सभी लोगों को याद रखना है
कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 10 संभागों के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं मैंने 2 बार रिपीट करके आपको बता दिया है। कॉपी पेंसिल से आप लोग नोट कर सकते हैं या पॉज करके बार बार इन्हें देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैं एक अंतिम और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने लेकर आया हूं। अगर एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम्स में कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कला और संस्कृति से अक्सर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो कला और संस्कृति को ध्यान में रखकर मैंने मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ मुख्य और नए शब्द, जो कुछ मुख्य शब्दों की यहाँ चर्चा की है वो आप सभी को जानना परम आवश्यक है। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ कि भीमबेटका रायसेन जिले में है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है तो भीमबेटका से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर रायसेन होगा। समझ में आई बात? दूसरी बात, अगर आपने ये पता लगा लिया कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती या अवंतिका या उज्जैनी था तो फिर उज्जैन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके उत्तर के रूप में अवंती, अवंतिका या उज्जैनी को ही प्राथमिकता मिलती है। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ये हम लोगों ने विशेष रूप से देखा कि अगर आप किसी शब्द को ढंग से समझ लेते हैं तो उत्तर पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने जो नए शब्द और महत्वपूर्ण शब्द लेके आया हूं उन्हें आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं आदमगढ़ से। आदमगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है और प्रागैतिहासिक कालीन, प्री हिस्टोरिक एज का, प्रागैतिहासिक कालीन, प्री हिस्टोरिक एज अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी तो आप सभी को पता है कि प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल 3 समय आते थे जब मानव का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ था। यानी प्राचीन मानव की जानकारियां जो मिलती थीं उनके संबंध में जो जानकारी है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ वो क्षेत्र है जहां प्राचीन मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिले थे। आदमगढ़ को प्रागैतिहासिक कालीन क्रीड़ा स्थली कहा जाता है या प्राचीन मानव की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है। वहीं खेड़ीनामा भी होशंगाबाद क्षेत्र में ही स्थित है, परंतु खेड़ीनामा एक ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र है जहां तांबा और पत्थर दोनों के अवशेष प्राप्त हुए। अब मैं बात करता हूं भीमबेटका की। भीमबेटका भोपाल से लगभग 30 या 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है जो रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका में प्राचीन शैलाश्रय हैं। शैल माने चट्टान, आश्रय माने रहने का स्थान। जो प्राचीन मानव था वो भीमबेटकाओं में बनी हुई गुफाओं या बनी हुई शैलाश्रयों में रहता था। इसलिए भीमबेटका और आदमगढ़ प्रागैतिहासिक कालीन एक प्रमुख साक्ष्य हैं। और आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो आदमगढ़ और भीमबेटका की मुख्य भूमिका है, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव है, प्रागैतिहासिक कालीन जो साक्ष्य हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। सांची रायसेन जिले में आता है। सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में सबसे बड़े स्तूप बने हुए हैं जिन्हें हम लोग सांची के स्तूप के नाम से जानते हैं। सांची के स्तूप में महायोगलायन और सारिपुत्र के अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं। जब भी कभी स्तूप शब्द आएगा तो आप सभी को ये जानकारी याद रखनी है कि स्तूप शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख महात्मा थे महायोगलायन और सारिपुत्र, उनके अस्थि अवशेष आज भी इसके अंदर सुरक्षित हैं। तो सांची के स्तूप बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में स्थित हैं। दूसरा पॉइंट,
चलिए अब मैं चर्चा करता हूं कायथा। कायथा, देखिए कायथा आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कायथा उज्जैन में छोटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कायथा उज्जैन में छोटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये महान खगोल वैज्ञानिक और महान गणितज्ञ वराह मिहिर की जन्मभूमि है। वराह मिहिर की जन्मभूमि है। कायथा पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। कायथा पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है, तो आप इसका स्थान प्रमुख रूप से याद रखें। कायथा उज्जैन में छोटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कायथा पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। यह महान गणितज्ञ वराह मिहिर की जन्मभूमि है। उज्जैन से थोड़ी ही दूर पर डांगवाला स्थित है, जो भी एक ताम्र पाषाणकालीन क्षेत्र माना जाता है। अवरा मंदसौर जिले में स्थित है। अवरा मंदसौर जिले में स्थित है, जो ताम्र पाषाणकालीन क्षेत्र माना जाता है। देखिए यहां मैंने एक शब्द लिखा हुआ है मानधाता। इक्ष्वाकु वंश के एक प्रमुख राजा हुआ करते थे मानधाता। इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिन्हें हम बोलते हैं मानधाता। उन्होंने अपने नाम पर एक नगरी का निर्माण किया, जिसे मानधाता नगरी कहते हैं, और आज वो मानधाता नगरी खंडवा के नाम से जानी जाती है। नवदा टोली। नवदा टोली महिष्मत नाम के राजा थे हैहय वंश के। हैहय वंश के प्रमुख राजा थे महिष्मत। महिष्मत नामक राजा ने जहां आज खरगोन जिला स्थित है, वहां पर नर्मदा के किनारे एक क्षेत्र बसाया था, जिसे हम लोग कहते थे महेश्वर। तो महिष्मत नामक राजा ने महेश्वर नामक क्षेत्र बसाया था। उस महेश्वर क्षेत्र में ही स्थित है नवदा टोली। तो नवदा टोली कहां हुआ? खरगोन जिले में महेश्वर क्षेत्र में। नवदा टोली भी एक प्रमुख ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र है। अगला पॉइंट, तुमैन। तुमैन गुना जिले में स्थित है। तुमैन गुना जिले में स्थित है। यहां पर अभिलेखों की प्राप्ति हुई। बौद्धकालीन जितने भी खंडहर हैं, तो बौद्धकालीन प्राचीन खंडहरों की जानकारी तुमैन अभिलेख से प्राप्त होती है, जो गुना में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एरड़। एरड़, जिसे हम लोग प्राचीन नाम के रूप में एरिकिड कहते हैं। एरिकिड। एरड़ सागर जिले में स्थित है। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास में आता है कि गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त के समय सती प्रथा का उल्लेख करवाने वाला एक अभिलेख मिलता है, जिसे हम लोग एरड़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त के समय सती प्रथा का उल्लेख करने वाला एक प्रमुख अभिलेख मिलता है, जिसे हम लोग एरड़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो एरड़ अभिलेख की पुष्टि कहां पे हुई? सागर जिले में। अगला पॉइंट, कलचुरी और त्रिपुरी। ये दो वर्ड्स मैंने आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, कलचुरी और त्रिपुरी। देखिए कलचुरी वंश एक वंश होता था, जिसका प्रमुख क्षेत्र महेश्वर था, परंतु कलचुरी वंश के जितने भी राजा थे, उन्होंने जबलपुर क्षेत्र के, जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले त्रिपुरी क्षेत्र में अपना पूरा शासन किया, काफ़ी समय व्यतीत किया। इसलिए एक प्रसिद्ध क्वेश्चन मध्य प्रदेश और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिपुरी किस वंश की राजधानी मानी जाती है? तो त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी मानी जाती है। जब आधुनिक मध्य प्रदेश में आप सभी को पढ़ाऊंगा, तो आपको त्रिपुरी अधिवेशन भी पढ़ाऊंगा। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, क्या क्या घटनाएं, क्या क्या घटनाक्रम उसमें हुआ था, वो सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। लेकिन चूंकि कला संस्कृति और ऐतिहासिक पक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कला संस्कृति और ऐतिहासिक पक्ष की बात करते समय आप सभी को ये याद रखना है कि कलचुरी वंश की प्रमुख राजधानी रही है त्रिपुरी, जो आज वर्तमान में जबलपुर क्षेत्र में आती है। छतरपुर जिले में एक क्षेत्र है खजुराहो। छतरपुर जिले में एक क्षेत्र है खजुराहो। खजुराहो का प्राचीन नाम था खजूरवाहक। खजुराहो का प्राचीन नाम था खजूरवाहक,
और खजुराहो में चंदेल राजाओं के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। चंदेल राजाओं ने बुंदेलखंड को अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया था। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक यहाँ उन्होंने मंदिरों के निर्माण करवाए थे। इसलिए एक प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ आता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी लोग नोट कर लें कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला पॉइंट, त्योंथर। त्योंथर त्योंथर रीवा क्षेत्र में है। त्योंथर रीवा क्षेत्र में है, जहां से प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। अचहरा। अचहरा प्राचीन नाम है सतना का। अचहरा प्राचीन नाम है सतना का। अगला पॉइंट, अब मैं कुछ प्राचीन जनपदों की चर्चा आप सभी के सामने कर रहा हूं। इतिहास का एक फेमस क्वेश्चन है कि 600 ईसा पूर्व में लगभग मौर्योत्तरकालीन बात है, भारत में कितने महाजनपद होते थे। तो आप सभी लोग ये याद रखें कि भारत में 16 महाजनपद होते थे। भारत में 16 महाजनपद होते थे। तो आप सभी को ये पता होगा, कुछ जनपद बिहार में थे, कुछ जनपद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में थे, जैसे गांधार की राजधानी तक्षशिला बिहार में बहुत थे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ महाजनपद थे। तो फेमस क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, अवंती और छेद। अवंती और छेद। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। और छेद की राजधानी थी शक्तिमती। छेद जो महाजनपद था वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता था और छेद नरेश शिशुपाल का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो छेद और अवंती 2 प्रमुख महाजनपद होते थे मध्य प्रदेश के। लेकिन कुछ इनके अंतर्गत आने वाले प्राचीन जनपद थे, उन जनपदों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक जनपद था वत्स, तो वत्स का नाम था ग्वालियर। वत्स जनपद का जो क्षेत्र था वो था ग्वालियर। दशार्ण जनपद का जो क्षेत्र था वो था विदिशा। दशार्ण जनपद का जो क्षेत्र था वो था विदिशा। विदिशा के प्राचीन नाम बेसनगर या भेलसा। विदिशा के प्राचीन नाम बेसनगर या भेलसा। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख आप सभी को पता होगा। हेलियोडोरस जो शुंग काल में भागभद्र के दरबार में आया था, उसने वासुदेव भागवत संप्रदाय से प्रभावित होकर एक अभिलेख बनवाया था, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, जो विदिशा में स्थित है। अनूप को बोलते हैं नेमाड़। तुंडीकर को बोलते हैं दमोह। नलपुर को वर्तमान में जानते हैं नरवर। तो क्या बताया मैंने, मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख महाजनपद थे, छेद और अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, जबकि छेद की राजधानी शक्तिमती। लेकिन इनके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख जनपद थे। तो वो जनपद कौन से थे? जैसे दशाण को विदिशा, बेसनगर और भेलसा कहते हैं। अनूप को हम लोग नेमाड़ कहते हैं। तुंडीकर को हम लोग दमोह कहते हैं। वत्स को हम लोग ग्वालियर कहते हैं। नलपुर को हम लोग नरवर कहते हैं। ये कुछ छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम आप सभी को वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखना परम आवश्यक है। एक अंतिम क्वेश्चन और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, खानदेश। खानदेश का वर्तमान में नाम है बुरहानपुर। खानदेश का वर्तमान में नाम है बुरहानपुर। खानदेश अकबर की अंतिम विजय से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक निकल के आता है, अकबर की अंतिम विजय कहाँ की थी? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर, ये अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। इसके बाद अकबर ने युद्ध नहीं किए थे। खानदेश, इसे हम लोग बुरहानपुर के नाम से जानते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आप सभी को दी और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के सामने मध्य प्रदेश के
सीमावर्ती राज्य, उनके अंतर्गत आने वाले जिले, अंतर्वर्ती जिले, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश के संभाग, संभागों के अंतर्गत आने वाले जिले और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति और ऐतिहासिक पक्ष को परिपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने वाले जो प्रमुख शब्द थे, उन शब्दों की जानकारी मैंने आप सभी को दी। अंतिम बात मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को यदि मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप लोग अवगत करवाएं, और अगर मुझे और मेहनत की आवश्यकता हो तो ये भी बात मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।